हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स सेकेंड वीक जुलाई 2025 का। पूरे सप्ताह का एक ही जगह कंटेंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, इसका पीडीएफ शार्प लर्निंग ऐप पर जिन लोगों ने कोई कोर्स परचेज किया हुआ है या फिर कोई मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का, दो तरह का मेंबरशिप प्लान है, ISPCS है और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। ओके, एक और इन्फॉर्मेशन कि जनवरी से लेकर जुलाई तक का टोटल मैराथन वो आ रहा है 3 अगस्त की सुबह 9 बजे। देखिएगा ज़रूर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक भी दे दिया है, तो रिमाइंडर लगा सकते हैं ताकि इस तारीख को आप 3 अगस्त के देख सकें। संडे है, पूरा दिन इसमें डेडिकेट कीजिएगा तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको पता है कि वीकली, मंथली, ईयरली इन सब में हम लोग टॉपिक वाइज कंटेंट देते हैं। तो शुरू करते हैं, और पसंद आए तो एक लाइक बटन तो बनता है ना। क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति ने जुलाई 2025 में किन्हें राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया? क्या नाम है उनका? इसका आंसर क्या होगा? तो ए और बी दोनों, उज्ज्वल निकम, सदानंद मास्टर, मीनाक्षी जैन और हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये टोटल के टोटल नाम है, ये तो याद रखना ही है आपको। ओके, तो ये सब कौन कौन है? तो एक तो उज्ज्वल निकम जो है वो वकील हैं, सीनियर वकील हैं, और उन्होंने कई सारे आतंकवाद के मामले में जो मुकदमा लड़ा सरकार की ओर से और उसमें सज़ा दिलवाई। ठीक है, उनमें मुंबई आतंकी हमला जो था ना, वो भी मामला था। सदानंद मास्टर जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर हैं, ठीक है, RSS से जुड़े हुए। मीनाक्षी जैन जो है प्रोफेसर है, इतिहास की विद्वान हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला ये जो है ना वो पूर्व विदेश सचिव हैं। ठीक है, तो इन सब को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। अब मनोनयन से क्या मतलब है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए 250 अधिकतम, लेकिन वर्तमान में ये संख्या 245 है। ठीक है, अधिकतम 250 है, उससे कम रह सकता है, तो 245 अभी है। और इनमें से 233 जो मेंबर्स हुए वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, मनोनयन किया जाता है। वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से मनोनयन हो सकते हैं। और इनमें से 4 सीटें रिक्त थी, खाली थी, तो अब ये चारों को बना दिया गया। ठीक है, तो सदानंद मास्टर वैसे तो राजनीति से हैं, लेकिन इनको सामाजिक सेवा क्षेत्र से इनको एंट्री दी गई है। राज्यसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 30 वर्ष। और लोकसभा में सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 25 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक जुलाई 2025 में कहाँ पर आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की? आंसर होगा रांची। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची में आयोजन हुआ। कब? 10 जुलाई को मीटिंग हुई, 27वीं बैठक थी। इससे पहले 26वीं बैठक पटना में हुई थी 2023 में। ठीक है, 27वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, ओडिशा के CM मोहन चरण मांझी, बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी और पश्चिम बंगाल के वित्त राज्य मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य और अन्य अधिकारी वो सब इसमें शामिल थे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स भी मैंने PDF में भी दे दिया है। अगला क्वेश्चन, 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सोन नदी पर स्थित इंद्रपुरी बैराज जल विवाद सुलझाया गया। तो यह विवाद किन 2 राज्यों में था? आंसर क्या होगा? बिहार और झारखंड, ये B आंसर होगा। ठीक है, बिहार और झारखंड। इंद्रपुरी बैराज जो है ना उसको सोन बैराज के नाम से भी जाना जाता है और ये बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी पर स्थित है। बैराज की लंबाई लगभग 1407 मीटर है, यानी 4616 फीट लंबा, और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैराज होने का दावा किया जाता है। वैसे तो इस बैराज का निर्माण 1960 में के दशक में शुरू हुआ था और फिर 1968 में इसको चालू कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारा काम अभी बचा हुआ है पानी के संग्रहण का, उसके उपयोग का। इस दौरान क्या हुआ कि बिहार का बंटवारा भी हो गया, झारखंड भी उस नदी के पर दावा कर रहा है। झारखंड की सीमा से होकर वो नदी जाती है, तो अब ये तय हो गया है कि ठीक है, कुछ पानी जो है वो दिया जाएगा उसको भी। ओके, झारखंड को भी। सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में जो स्थित है अमरकंटक पठार, वहाँ से चलती है और वहीं से उसी के आसपास से नर्मदा नदी, जोहिला रिवर, ये सब भी निकलती है।
और सोन नदी जो है ना वो गंगा में मिलती है, ये पटना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव त्यौहार को राज्य महोत्सव घोषित किया? महाराष्ट्र ने। जुलाई में ये तय कर दिया गया, घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आगे बढ़ते हैं और अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने जो है वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसको नियुक्त किया है जुलाई में? आंसर कविंद्र गुप्ता। ठीक है, कविंद्र गुप्ता। उन्होंने किसकी जगह ली? ब्रिगेडियर रिटायर्ड बी.डी. मिश्रा की जगह ली है। ठीक है, तो कविंद्र गुप्ता इससे पहले जम्मू कश्मीर में मतलब कुछ वक्त पहले की बात है, कुछ साल का ही पहले उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो काम कर चुके हैं। ठीक है, तो लद्दाख में ये पहुँचे अब उपराज्यपाल के तौर पर। वहाँ पर विधानसभा नहीं है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। अगला क्वेश्चन, गोवा का नया गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? तो पूसापति अशोक गजपति राजू। ठीक है, पी.ए. श्रीधरन पिल्लई की जगह ली है उन्होंने, और ये पहले केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं 2014 से 2018 तक। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत हैं, और नए गवर्नर पूसापति अशोक गजपति राजू। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के नए गवर्नर कौन बने हैं? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ठीक है, प्रोफेसर असीम कुमार घोष पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और वहाँ के बीजेपी के चीफ रह चुके हैं पश्चिम बंगाल में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम बात करेंगे हरियाणा के अभी मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी नेशनल मेडिकल कमीशन का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? आंसर होगा अभिजात शेठ। ठीक है, वो इसका आंसर होगा अभिजीत शेठ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है। ये कार्डियोथेरेसिक सर्जन है। एनएमसी क्या है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। ये भारत में चिकित्सा शिक्षा यानी मेडिकल एजुकेशन की निगरानी करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ये सुनिश्चित करता है कि डॉक्टर की ट्रेनिंग, एजुकेशन और मेडिकल कॉलेज जो है ना वो उसका संचालन वो निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण हो रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? सोनाली मिश्रा बनी है। 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। तो ये पहली महिला हैं जो बनी हैं आरपीएफ की डीजी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताएं जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। आंसर होगा गोविंद मोहन। ठीक है, तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने ये फैसला किया है। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात ये रही। अच्छा, कुछ जो महत्वपूर्ण पद पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बारे में जान लें। अभी कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? तो टीवी सोमनाथन है कैबिनेट सचिव। ठीक है, गृह सचिव गोविंद मोहन है। विदेश सचिव कौन है अभी? फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री हैं। और डिफेंस सेक्रेटरी कौन है यानी रक्षा सचिव? राजेश कुमार सिंह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी HUL उसकी पहली महिला CEO MD कौन बनी है? प्रिया नायर। ठीक है, पिछले 92 ईयर के इतिहास में पहली बार है जब हिंदुस्तान यूनिलीवर में इस पद पर कोई महिला पहुंची है, टॉप पद पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, टेक कंपनी एप्पल के नए CEO का नाम बताएं जो भारतीय मूल के हैं। सबीह खान। मूल रूप से वो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के हैं। उनका जन्म मुरादाबाद में ही हुआ था 1966 में। फिर उनके पिता सिंगापुर चले गए थे, फिर ये भी गए वहाँ पढ़ने के लिए। इनकी माँ जो है ना, सबीह की माँ साजिदा खान, वो मुरादाबाद में ही रहती हैं। अब डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने लद्दाख में स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी स्वदेशी FR, तो उससे लैस किस स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण जुलाई 2025 में किया है? क्या होगा आंसर? आकाश प्राइम। 15,000 फीट की ऊंचाई पर यानी समुद्र तल से
ये टेस्टिंग हुई है एयर डिफेंस सिस्टम आकाश प्राइम की, और इससे पता चला है कि हिमालय की ऊंचाइयों पर भी बहुत ही बेहतर ढंग से ये काम कर सकता है और मार सकता है। ठीक है, तो इसको DRDO ने डेवलप किया हुआ है, और तो एक इम्पॉर्टेंट बात रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ये स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर क्या हुआ? ये क्या करता है ना कि आसपास कोई दुश्मन के रडार है ना, उसको रडार की फ्रिक्वेंसी लेता है और लिया और सीधे जाकर वहाँ मार डालता है, ताकि उसकी पूरी दुश्मन की जो निगरानी की सिस्टम है ना, जहाँ से वो लॉन्च कर रहा है, वो सब कुछ खत्म हो जाए। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस यात्रा को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया? आंसर होगा अमरनाथ यात्रा। देखिए, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूहों के कारण खतरा बना हुआ है, इसी के लिए ये किया गया है, और 8,500 सैनिकों को तैनात किया गया है इस पूरे रूट पर। अगला क्वेश्चन, लड़ाकू विमान जगुआर राजस्थान के चारू में क्रैश कर गया जुलाई में, तो 2 पायलट की मौत हो गई। तो विमान किस देश की कंपनी सेपेकैट के द्वारा निर्मित है? आंसर होगा फ्रांस और ब्रिटेन। और आपको पता होना चाहिए कि जगुआर विमान जो है ना, दुनिया में केवल भारत ही इस्तेमाल कर रहा है। फ्रांस और ब्रिटेन ने कब का बंद कर दिया दुनिया में, और तमाम देशों ने। तो भारत के पास विमानों की कमी है, फाइटर जेट की कमी है, हम लोग पुराना ही उड़ा रहे हैं, और अपने जो शानदार जो हमारे पायलट्स हैं वो सब खो रहे हैं हम लोग। तो ये स्थिति है। 9 जुलाई को ये घटना हुई है लेटेस्ट, राजस्थान के चारू ज़िले में। 1970 के दशक का ये विमान है। उस वक्त का तो बहुत बेहतरीन हुआ करता था, स्ट्राइक एंड ग्राउंड अटैक विमान है। फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनी ने मिलकर बनाया था, बाद में ये कंपनी भी बंद हो गई थी, जगुआर बनाया। फिर बाद में कुछ वर्षों तक HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लाइसेंस लिया और भारत के लिए निर्माण भी किया था। ठीक है, अब सैन्य अभ्यास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG और किस देश के तटरक्षक बल के साथ अभियान जो है ना, जोए माता, वो समापन हुआ है? आंसर होगा जापान तटरक्षक बल यानी जापान कोस्ट गार्ड। तो चेन्नई तट पर यह आयोजन किया गया था, दोनों देशों ने मिलकर किया। अब इवेंट, घटना, दुर्घटना, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद में क्रैश हुई थी, उसकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दुर्घटना का क्या कारण बताया गया है? आंसर का फ्यूल स्विच कट ऑफ। अब ये कट ऑफ कैसे हुआ, इसका खुलासा नहीं हुआ है, आगे और डिटेल जांच हो रही है, फिर पता चलेगा। हुआ क्या था, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट पर जा रहे एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही क्रैश कर गई थी। और विमान कौन सा था? बोइंग कंपनी का था, 787-8 ड्रीम लाइनर। बहुत लोगों की मौत हुई, 123 यात्री और 12 चालक दल थे, इनमें से 241 की तो मौत हो गई, एक व्यक्ति बच गया था। और वहाँ पर जहाँ गिरा वहाँ भी, उस बिल्डिंग में भी 19 लोगों की मौत हो गई थी। तो इसकी इंक्वायरी कर रहा है भारत का AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, हिंदी में कहते हैं विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो। उसके द्वारा इसकी प्रिलिमिनरी जांच रिपोर्ट सामने आई है और ये कहती है कि दोनों इंजन जो है ना वो टेक ऑफ होते ही शट ऑफ हो गए थे, यानी बंद हो गए थे। और उसका मेन रीज़न था फ्यूल कंट्रोल सिस्टम जो है ना वो उसका नीचे आ जाना, मतलब वो बंद हो जाना, और इसकी वजह से इंजन बंद हुआ। लेकिन कैसे हुआ, क्या ये ह्यूमन एरर था, टेक्निकल फॉल्ट था, डिजाइन इशू था, कुछ भी हो सकता है, अभी ये कोई बताया नहीं गया है। वह ये था कि उसमें एक पायलट जो है ना दूसरे पायलट से जो मतलब जो रिकॉर्डर की बात आई है, जो वहाँ पर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, तो उससे इन ब्लैक बॉक्स से जो बातें निकली है उसमें एक ही यही बात है कि एक पायलट दूसरे पायलट से कहता है क्या तुमने स्विच ऑफ कर दिया, कट ऑफ कर दिया, फ्यूल स्विच कट ऑफ किया, मतलब फ्यूल स्विच की बात हो रही है। दूसरा पायलट कर रहा है कि नहीं मैंने नहीं किया है, और इतने ही वक्त था उसके बाद गिर गया था ये विमान। अब सारा दोष जो है वो जो फॉरेन मीडिया है वो दोष पायलटों पर मर रही है,
लेकिन एक्चुअल में पायलट ने किया है ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि पायलट ने तो मना कर दिया था, उतनी ही बात है। अब वो अब है नहीं, सामने जीवित है नहीं, तो आरोप मर दिया जा रहा है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, इस पर क्या रिपोर्ट्स आती हैं। अगला क्वेश्चन होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। विंबलडन मेंस सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। वर्ल्ड नंबर 1 है ये जैनिक सिनर, पहली बार टाइटल उन्होंने जीता है। 13 जुलाई को उन्होंने किसको हराया? स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराकर ये मेंस सिंगल्स का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन, विंबलडन वुमेन्स सिंगल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ईगा स्वातेक, पोलैंड की हैं ये, और उन्होंने ये खिताब जीता है। अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा, तो उनको सीधे सेटों से हराया। अगला क्वेश्चन, विंबलडन मेंस डबल्स का खिताब जीतने वाली पहले ब्रिटिश जोड़ी का नाम बताएं। जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपुल, ठीक है, ब्रिटिश जोड़ी है, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रिंकी हिजीकाता और नीदरलैंड के डेविड पेले, उनको हराकर ये खिताब जीत लिया। अगला क्वेश्चन, विंबलडन वुमेन्स डबल्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो वह है वेरोनिका कुदेरमेटोवा और एलिस मेर्टेंस, ये नाम है इनका। तो इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। रूस की हैं वेरोनिका और बेल्जियम की हैं एलिस, ठीक है। तो इस जोड़ी ने ये खिताब जीत लिया है। किसको हराया है ये भी सवाल पूछ दिया जाता है। तो ताइवान के सू वेई और लात्विया के टेनिस प्लेयर जिन्हें जेलेना को हराया है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 10.18 सेकेंड में 100 मीटर दौड़कर जुलाई 2025 में भारत के सबसे तेज धावक का नेशनल रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? आंसर क्या होगा इसका? नाम याद रखिएगा, अनिमेश कुजुर। 12 जुलाई को इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड 100 मीटर दौड़ में 10.18 सेकेंड, सबसे तेज। अच्छा, जो दुनिया के सबसे तेज जो दौड़ते हैं ना, वो कौन है? वो हैं उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना 9.58 सेकेंड का है। तो हुसैन बोल्ट से मात्र 0.6 सेकेंड धीमा दौड़े हैं, तो हो सकता है आगे उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दें। ओके, अच्छा, इससे पहले जो नेशनल रिकॉर्ड था ना वो गुरिंदर वीर सिंह के नाम पर था, जो अब तोड़ के इन्होंने अनिमेश कुजूर का ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्णन एरा, ठीक है। तो उन्होंने 11 जुलाई को फ्रांस में ला प्लेन इंटरनेशनल चेस इवेंट के दौरान ये अपना जो है ना वो मार्क्स ले लिया। मतलब एक पॉइंट होता है, इतना पॉइंट मिल गया तो आप ग्रैंड मास्टर के योग्य हो जाते हैं, तो ग्रैंड मास्टर का मिल गया खिताब। तो अभी ये 87th हैं हरिकृष्णन एरा, 86th ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि, 85th ग्रैंड मास्टर P श्याम निखिल, 84th ग्रैंड मास्टर R वैशाली, 83rd ग्रैंड मास्टर आदित्य S सामंत, 82nd ग्रैंड मास्टर वुपल्ला प्रणीत, 81st ग्रैंड मास्टर सायंतन दास, और ये बाकी नाम आप देख रहे हैं। पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि बताइए कि 85th ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये सभी। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथन आनंद, उन्होंने 1988 में जीता था और 5 बार के विश्व चैंपियन रहे हैं वो। अगला क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग जुलाई 2025 में जो जारी हुई उसमें भारतीय मेंस फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? 133rd, ठीक है, 133rd, 133वीं रैंक है, ठीक है। और फुटबॉल टीम जो है 9 साल में अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। 9 साल का पिछला जो है रैंकिंग उसमें सबसे नीचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसका PDF आपको शार्प लर्निंग ऐप पर मिलेगा। ऐप में मेंबरशिप प्लान है, बहुत ही मामूली सा प्राइस है, 1 साल तक कंटेंट मिलता है अपडेट। क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की विजेता का नाम बताएं। वर्षा देशपांडे, सतारा की रहने वाली है, महाराष्ट्र की, और दलित महिला विकास मंडल ऑफ इंडिया उसकी सेक्रेटरी हैं।
तो विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को था ना, उसी के दौरान न्यूयॉर्क में यह सम्मान उनको दिया गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही। अगला क्वेश्चन, किस देश ने जुलाई 2025 में प्रविष्ट नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वेलविशिया मिराबिलिस ये अवार्ड दिया है? कौन सा देश है? आंसर का नामीबिया। नामीबिया की जो राष्ट्रपति है ना, पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, नेटुम्बो नंदी नदैतवा, तो उन्होंने ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 9 जुलाई को दिया, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ की यात्रा पर पहुँचे थे। नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक है। ये एक अफ्रीकी देश है, वहीं से चीता भी आया था भारत में। अगला क्वेश्चन, अब इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड, स्वच्छ सर्वेक्षण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2025 का सुपर स्वच्छ लीग 10 लाख प्लस आबादी कैटेगरी में पहला पुरस्कार किस शहर को दिया है? आंसर होगा इंदौर। ठीक है, लगातार 8वीं बार देश का बेहतरीन शहर, स्वच्छ शहर बना है, मध्य प्रदेश का है। दूसरा स्थान सूरत है, तीसरा नवी मुंबई और चौथा है विजयवाड़ा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 2 कैटेगरी में अलग अलग कर दिया गया है। मेन जो कैटेगरी है, एक शहर कर दिया गया, एक सुपर लीग कर दिया गया है। ठीक है, तो सुपर लीग में, स्वच्छ सुपर लीग में 10 लाख प्लस आबादी में ये इंदौर है। अगला क्वेश्चन, इसी में स्वच्छ सुपर लीग में 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाली कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन है? तो वो है नोएडा। ठीक है, सेकंड पे चंडीगढ़ है, थर्ड पे मैसूर है, उज्जैन है, फिर गांधीनगर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2024-25 का स्वच्छ शहर अवार्ड, अब देखिए कैटेगरी अलग है, इसमें 10 लाख प्लस आबादी वाले में कौन सा शहर है? तो वो है कौन? अहमदाबाद है। ठीक है, गुजरात का शहर। ठीक है, तो अहमदाबाद है, फिर भोपाल स्थान आता है, फिर लखनऊ का स्थान आता है। आगे बढ़ते हैं और अगला एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो इसी में स्वच्छ शहर अवार्ड में 3 लाख से 10 लाख आबादी वाली कैटेगरी में कौन सा है बेस्ट? तो मीरा भयंदर ठाणे महाराष्ट्र में है। दूसरा स्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़ और तीसरा है जमशेदपुर झारखंड का। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में टॉप अवार्ड किसको मिला है? तो प्रयागराज को मिला है, उत्तर प्रदेश का। दुनिया का सबसे धार्मिक समागम जो था ना, वो बड़ा महाकुंभ 2025, उसी तो शानदार आयोजन हुआ, उसको लेकर ये मिला। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो पटना है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में 40 शहरों में पटना का स्थान 21वां है, सबसे साफ। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे 3 से 10 लाख की आबादी वाली जो कैटेगरी ना, उसमें गया जी को 27वां स्थान मिला है, भागलपुर को 64वां स्थान मिला है। ठीक है, और एक और बात बताऊँ कि पटना नगर निगम को मिनिस्ट्रियल अवार्ड भी हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उत्तर प्रदेश का सबसे साफ शहर कौन सा है? लखनऊ है सबसे साफ शहर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 रिपोर्ट आई है, अभी हाल ही में आई है जुलाई में। तो उसके अनुसार भारत की जनसंख्या किस दशक की शुरुआत तक 170 करोड़ पहुंच जाएगी और फिर धीरे धीरे घटने लगेगी? आंसर का 2060 के दशक तक। ठीक है, और ये ग्राफिक्स देख सकते हैं आप कि ये इस तरीके से इंडिया जो है ना वो बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते 1970 के दशक में फिर घटेगा। चाइना सबसे ज़्यादा था, बाद में हमने चाइना को भी क्रॉस कर दिया और चाइना से हम तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे हैं आबादी में, और ये जो डेटा वो आने वाले वक्त में होगा। ठीक है, तो ये अनुमान ये लगाया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA उसकी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर यानी TRF कितनी है? 2.0 है TRF। ठीक है, ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट की थीम क्या है? द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। फर्टिलिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, प्रजनन संकट एक तरह से देखने को मिल रहा है। देखिए
2 जो है ना, इसका मतलब है कि जनसंख्या जो है वो स्थिर हो गई है। अगर जनसंख्या को थोड़ा सा बेहतर रखना है तो 2.1 तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आने वाले वक्त में। लेकिन भारत में जो है ये है, ये कुछ डेटा भी इसमें दिया गया है। आप देख रहे हैं कि 3 में से 1 वयस्क भारतीय अनचाहे गर्भधारण का सामना कर रहा है, जबकि 30% लोग ज़्यादा या कम बच्चे पैदा करने की इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रजनन क्षमता में गड़बड़ी हुई है। 23% लोगों को दोनों ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रजनन स्वायत्तता की कमी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रजनन स्वायत्तता मतलब कि हम प्लान कर रहे हैं कि हाँ हम कब पैदा करेंगे, कितने और कैसे चाहिए, इसमें दिक्कत आ रही है। क्यों दिक्कत आ रही है? ये बहुत सारी समस्याएं हैं, वित्तीय समस्याएं हैं, उसकी वजह से 39% लोग जो हैं, 39% समस्याएं ऐसी वित्तीय हैं टोटल समस्याओं में से, जो जिसकी वजह से लोग बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला कितने दिन अंतरिक्ष में रहने के बाद 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? आंसर का 20 दिन रहने के बाद वो लौटे हैं। अब जब मैंने डेली के करंट अफेयर्स में इसके बारे में बताया था तो बच्चे कह रहे थे कि कुछ जगह तो अलग डेटा लिखा हुआ है, कुछ जगह 18 दिन लिखा हुआ है। तो देखिए मैं बताऊं आपको, अंतरिक्ष में टोटल इन्होंने 20 दिन बिताया है, लेकिन ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इन्होंने 18 दिन बिताए हैं, ठीक है। यहाँ से उड़ान भरने के बाद मतलब ये कब रवाना हुए थे? 25 जून 2025 को रवाना हुए थे और 26 जून को अंतरिक्ष में पहुँच के और फिर उसके बाद फिर ISS में पहुँचे थे। एक दिन का टाइम लग गया था क्योंकि उसमें एंटर करने में कुछ दिक्कतें आ गई थी, ठीक है, ISS में अंदर जाने में। तो ISS के अंदर 18 दिन उन्होंने बिताए हैं और अंतरिक्ष में अगर कहेंगे तो वो टोटल 20 दिन उन्होंने बिताए हैं। तो दोनों आंसर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। 15 जुलाई को वो पृथ्वी पर वापस लौटे थे, ओके। अच्छा, अगर सवाल हो कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो हैं राकेश शर्मा, ठीक है। और ISS में पहुंचने वाले पहले भारतीय तो कौन है? शुभांशु शुक्ला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला अब प्रश्न लेते हैं। अच्छा, इनके साथ गए थे, मतलब ये 3 और थे उनके साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर शुभांशु शुक्ला ने वहाँ कौन से वैज्ञानिक रिसर्च किए थे? कौन कौन से? तो ये टोटल 7 रिसर्च उन्होंने किए थे। तो उन सब की लिस्ट भी मैं दिखा देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ एक एक करके, ठीक है। जैसे एक किया टार्डिग्रेड अध्ययन रिसर्च। टार्डिग्रेड्स जो है ना, वो इसको समुद्री भालू भी कह सकते हैं, वाटर बियर कहते हैं भी हैं। तो ये जो है दिखता नहीं है आँखों से, ये इसको सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, हल्के, बहुत पावरफुल नहीं, हल्के माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इसको। और ये हर जगह है और करोड़ों वर्षों से है, ठीक है। गर्मी ठंडी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये गर्म वातावरण में भी रह जाता है और हिमालय की ऊंचाई पर भी रह सकता है ये। तो क्यों है ऐसी स्थिति इसकी? तो इसको समझने के लिए किया गया। एक दूसरा है मायोजेनेसिस अध्ययन, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये खास तरह के जो डिफ्रेंशिएशन होता है वहाँ पर बॉडी के स्टेम सेल में, तो बॉडी में, तो ये सब चीज़ों की ये जांच की गई वहाँ पर, ठीक है, ये भी हो गया। इसके अलावा बीजों का अंकुरन किया गया है, मेथी और मूंग के बीजों का। देखा गया कि जहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी है वहाँ किस तरह से होता है। साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है, उसका भी अध्ययन किया गया है उसको लेकर। और इससे क्या है ना कि ऑक्सीजन ये पैदा करता है ये बैक्टीरिया, तो उसको देखेगा कि किस तरीके से ये रह सकता है। इसके अलावा सूक्ष्म शैवाल, उस पर रिसर्च किया गया। बीजों का अंकुरन किया गया, बीजों का मतलब फसलों का भी देखा गया। और वाइजर डिस्प्ले यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, जिससे कनेक्शन होता है ना पृथ्वी से और ISS के बीच में, तो उस पर भी उसको भी देखा गया, उस डिस्प्ले का भी रिसर्च किया गया। तो ये सब चीज़ें जो ना आने वाले वक्त में हमारे काम आएगा, जो गगनयान मिशन, इसके अलावा हम लोग जो भारत जो अंतरिक्ष स्टेशन बनाना चाहता है
उस सब चीज़ों में, ठीक है। अभी अंतरिक्ष स्टेशन की बात करेंगे तो एक तो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो दुनिया के बहुत सारे देशों ने मिलकर बनाया हुआ है, और एक चीन का भी है, ठीक है। चीन का भी अपना स्पेस स्टेशन है, वहाँ उसके अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और निधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। अभिनेत्री बी सरोजा देवी का निधन हो गया 14 जुलाई 2025 को। तो किस भाषाई सिनेमा से जुड़ी थी? आंसर को उपयुक्त सभी, यानी कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इन सब से जुड़ी हुई थी, और 87 ईयर की थी, मशहूर एक्टर रह चुकी थी, उम्र संबंधित बीमारी की वजह से पीड़ित थी, 200 से ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोटा श्रीनिवास राव, उनका निधन हो गया 13 जुलाई को। तो इनमें से किस वजह से वो प्रसिद्ध थे? फिल्मों में एक्टिंग की वजह से। मशहूर एक्टर थे, 83 ईयर के थे, और फोटो देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे, ठीक है। 2015 में उनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बिस्मिल्लाह जान शिनवारी, उनका निधन हो गया 7 जुलाई 2025 को। तो किस देश से थे? अफ़गानिस्तान। 41 ईयर के थे, और इंटरनेशनल अंपायर पैनल के मेंबर थे, वो चर्चित व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन अब पर्यावरण से रिलेटेड लेते हैं हम लोग, और प्रश्न होगा, किस राज्य सरकार ने 75 जिलों में कम से कम एक छोटी नदी का पुनरुद्धार का काम शुरू किया, रिवाइव करने का काम? आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों से कहा है, DMC की, कम से कम एक एक नदी का रिवाइवल योजना होनी चाहिए। और इसके लिए IIT कानपुर, IIT BHU, IIT रुड़की, BBAU लखनऊ, उन सब के सब संस्थानों की मदद ली गई है। इसके तहत सबसे पहले श्रावस्ती जो जिला है, उसमें बूढ़ी राप्ती रिवर है, उसके पुनरुद्धार का काम शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये काम है सभी जिलों में होगा। देखिए, हर ज़िले में कोई ना कोई तो नदी होती ही है, बहुत कई नदियाँ होती हैं, वो अब नाले बन गए हैं, तो उन सबको रिवाइव किया जाएगा, क्योंकि पानी की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं ना अभी, और जितनी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं अब तो ऐसा है नहीं कि मतलब कहाँ से, समुद्र से थोड़ी लाएंगे पानी, वो बहुत खर्चीला है उसको साफ़ करने, उसको लाने में। अब देखिए कि यमुना तो पी जा रहा है ना, दिल्ली में यमुना आती है, ख़त्म हो जाती है, उसके बाद तो नाला है। ओके, गंगा को भी ज़्यादातर पानी पीने में इस्तेमाल कर लेते हैं। आगरा है इतनी दूर, आगरा में गंगा नहीं है। एक बार बयान आया था एक मंत्री का कि आगरा में हमने गंगा का पानी पिला रहे हैं, तो मजाक उड़ा था। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, वहाँ से स्पेशल लाइन खींच के, पाइपलाइन डाल के वहाँ से पानी और आगरा को पिलाया जा रहा है। आगरा के बगल में यमुना है, लेकिन यमुना की हालत इतनी ख़राब है कि पी नहीं सकते पानी, तो ज़रूरत के लिए गंगा से लाया जा रहा है। ऐसे ही अलग अलग शहरों के लिए पाइपलाइन डाले जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है उससे ये हो रहा है कि पानी सारा ख़त्म, अब वहाँ का जलीय जीवन भी ख़त्म। तो अब पानी तो चाहिए ना, शहर बढ़ते जा रहे हैं, विकास होता जा रहा है, गांव सिकुड़ते जा रहे हैं, गांव से आबादी शहरों की ओर आती जा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब हालत में है, क्योंकि एग्रीकल्चर की स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है। कमाने के लिए शहरों में आना पड़ रहा है। तो जब ये स्थिति हो रही, तो एक ही जगह पानी की बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, पानी की ज़रूरत जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा लोग रह रहे हैं एक ही जगह पर, अलग अलग जगहों पर रहते हैं। गाँव में आबादी पूरी अगर डिसेंट्रलाइज रहेगी तो थोड़े थोड़े पानी की ज़रूरत होगी, तो वहाँ लोकल रिसोर्स से पानी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन जब इतनी ज़्यादा हो रही है तो फिर नदियों को रिवाइव करने की ज़रूरत है ना, ग्राउंड वाटर भी ख़त्म होता जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने डेली के करंट अफेयर्स वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया था, ये ज़रूरी है, एग्जामिनेशन में आ सकता है सवाल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अरावली की पहाड़ियों पर एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना बनाई है? हरियाणा ने, ठीक है, अरावली पहाड़ियों पर। और ये 6 जुलाई को घोषणा की है। हालांकि इससे पहले भी 2-3 बार घोषणा कर चुकी है सरकारें, और इनका कहना है कि वहाँ जानवर, पक्षी, पौधे, प्राकृतिक आवास, इन सबको संरक्षित किया जाएगा, और करीब 10,000 एकड़ वन भूमि पर फैली होगी ये। कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं हरियाणा में। हरियाणा का उदाहरण ही आप देख लीजिए ना, गुड़गांव, बारिश हुई और पूरा गुड़गांव डूब गया था। अब ये तो हालत है, और कहते हैं कि हम पर्यावरण को ठीक करने जा रहे हैं। अरावली की जो पर्वत माला श्रृंखला है, उस पर तो उसको काट काट के बराबर कर दिए हैं, ठीक है। बहुत सारी जगहों पर ऊंचाई है, उस पर बिल्डिंग बना दी हैं। तो जब नेचर के साथ ये खिलवाड़ होगा,
फिर अब कहेंगे कि हम जंगल सफारी बना रहे हैं, पर्यावरण को बहुत बेहतर करने जा रहे हैं। तो चलिए ठीक है, कर लीजिए। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 9 जुलाई 2025 को एक ही दिन 37.21 करोड़ पौधारोपण करके नया कीर्तिमान बनाया, नया रिकॉर्ड बनाया? आंसर को उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 महाअभियान चलाया गया 9 जुलाई को, और ये किया गया। और ये बताया गया है सरकार के द्वारा कि पिछले 8 साल में 204 करोड़ पौधे का रोपण किया गया, और इनमें से 75% पौधे जीवित हैं। अब सरकार दावा कर रही है, लेकिन जब हमने ये बात, सरकार की बातें डेली के करंट अफेयर्स में बताया था, तो बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि उनके गाँव में जो पेड़ लगे वो 10% भी नहीं बचे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको सुरक्षित करने, मवेशियों से बचाने, उनको पानी देने की कोई व्यवस्था होती नहीं है। केवल पौधारोपण कर दिया गया और फिर जिम्मेदारी वहाँ के ग्राम प्रधान वगैरह को दे दी जाती है। अब ग्राम प्रधान भी कितना करेगा? तो ये सब चीज़ें हैं, सामूहिक जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। तो लेकिन फिर भी सरकार कह रही है, तो ठीक है, कोई ऐसा कोई चेक करने की कोई एजेंसी नहीं है जिससे एक्चुअल में पता चल सके कि कितने पेड़ बचे हुए हैं। तो सरकार का कहना है कि 8 साल में 204 करोड़ पौधे का रोपण लगाए गए और 75% पौधे जीवित हैं। अगला क्वेश्चन, अब योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने हाथियों की रक्षा के लिए गजमित्र योजना शुरू की है? असम सरकार ने। 9 जुलाई को ये फैसला किया गया, और ये 8 जिलों के 80 संवेदनशील इलाके हैं, क्षेत्र हैं, जहाँ पर हाथियों और लोगों के बीच में अक्सर मुठभेड़ होती रहती है, आमना सामना होता रहता है। तो इस योजना के तहत बांस, नेपियर घास जैसे जो हाथियों के पसंदीदा फसलें हैं, उनको उगाया जाएगा गांव के बाहर ही, ताकि वो गांव में ना घुसे। ठीक है, वो उधर खाएं और फिर लौट जाएं। ठीक है, अंदर गांव के अंदर ना आए, और उन वनों के क्षेत्र में भी ये सब बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ना, अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड है। देखिए, विदेश को 2 हिस्से में हम लोगों ने बांटा हुआ है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एक विदेश। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन को 2 हिस्से में बांटा हुआ है, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक विदेश। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लेते हैं सबसे पहले। किस इंटरनेशनल कोर्ट ने तालिबान के सर्वोच्च नेता और अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? आंसर का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC। 8 जुलाई को ये जारी किया गया है। तालिबान के जो सर्वोच्च नेता हैं हिबातुल्लाह अखंदजादा, और अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम है अब्दुल हकीम हक्कानी, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। इन दोनों पर आरोप ये है कि ये दोनों अफगानिस्तान में बहुत बुरा हाल किया हुआ है इन्होंने महिलाओं को लेकर। ठीक है, उनको घर से निकलना मना है, बिना पुरुष के साथ स्कूल में पढ़ाई करना मना हो गया है, हायर एजुकेशन नहीं कर सकती हैं, बहुत तरह की पाबंदियाँ हो गई हैं, एक तरह से जेल की तरह से बंद करके रखा जाता है घरों में, ये हालत हो गई है। तो उसको लेकर जो है ना वो ये किया गया है। ICC जो है ना वो कहाँ पर है? वो है नीदरलैंड के द हेग में। उसके प्रेसिडेंट हैं टोकोमो अकाने। इसके 123 सदस्य देश हैं। स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2002 को, और एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी, रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके तहत बना था। लेकिन इसके पास कोई गिरफ्तारी का पावर नहीं है, बस बोलता ही रहता है ये। ठीक है, वैसे तो रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हुआ है। इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हुआ है। ठीक है, बस ऐसे ही ये खोखला है। ये क्या काम करता है? तो नरसंहार यानी जेनोसाइड, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, आक्रामकता का अपराध, इन सब मामलों में सुनवाई करता है और फैसले सुनाता है, जिसको कोई मानता नहीं है ज़्यादातर। हाँ, एक माना गया, फिलीपींस का के एक पूर्व राष्ट्रपति को जो है इसी के आदेश पर गिरफ्तार करके किया गया है। वो एक ही मामला भी हाल फिलहाल में पता है। अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। पहलगाम आतंकी हमले जो कि 22 अप्रैल 2025 को हुआ था, तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाले किस संगठन को अमेरिका ने यानी USA ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया? आंसर का द रेजिस्टेंस फ्रंट एंड TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये जो संगठन है ना, वो लश्कर-ए-तैयबा का एक संगठन है।
तो अमेरिका ने भी कहा है कि लश्कर तैयबा का एक ये एक संगठन है TRF, तो इस पर जो है बैन लगाया जाता है। ठीक है, अब बैन लगाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा इन दोनों मतलब इस संगठन पर? तो बैन लगाने से ये होगा कि इससे जुड़े हुए या इसका चीफ, इसका कोई खाता है या कहीं जाता है, मतलब खाता बैंक अकाउंट वगैरह है, तो वो बैन कर सकता है अमेरिका, अगर अमेरिका के में है या उसके एलाइज देशों में है तो खाता बंद कर सकता है। और इसके अलावा इसको गिरफ्तार किया जा सकता है अगर ये पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो ये दबाव बनता है एक तरह से, ये कह सकते हैं। ठीक है, और एक तरह से मैसेज आता है कि देखिए ये पाकिस्तान का जो लश्कर तैयबा है उसका एक संगठन, आतंकी संगठन, ये सब क्या कर रहा है, तो दुनिया में एक मैसेज भी जाता है। ये इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन, USA ने लंबे समय बाद किसे गैर नाटो देश, मतलब किस गैर नाटो देश को फिर से जो है ना वो हथियार भेजने का फैसला किया और नाटो इन हथियारों का पूरा खर्चा देगा? तो आंसर क्या होगा? यूक्रेन। ठीक है, इटली की राजधानी रोम है ना, वहीं पर यूक्रेन पुनर्निर्माण सम्मेलन हुआ 10 और 11 जुलाई को, और उसी में 38 देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने ये हिस्सा लिया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाटो जो है ना वो ये काम करेगा, तो अब फिर से यूक्रेन को हथियार वगैरह मिलना शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन, यूरो को अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया है? यूरो को अपनी मुद्रा अपनाने वाला बुल्गारिया है। 1 जनवरी 2026 से वो यूरो को आधिकारिक रूप में अपना लेगा, और ये बोल दिया है उसने। बुल्गारिया अब यूरो जोन का, यानी यूरो अपनाने वाला अब 21वां सदस्य बन गया है। तो यूरो को अपनाने ये टोटल 21 देश हैं, उनकी लिस्ट भी मैंने दे दी है यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप, इन सब ने यूरो को अपनाया हुआ है। ठीक है, देखिए वैसे तो 27 मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के, लेकिन उनमें से ये 21 देश ही हैं जिन्होंने उसको अपनाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड, यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी है? तो मराठा सैन्य परिदृश्य। 12 किले हैं, ठीक है, जिनमें से जो है ना वो कितने किले हैं? एक किला जो है वो एक किला जो है ना वो तो है कहाँ पर? तमिलनाडु में, और इसमें से 11 जो किले हैं ना वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, अलग अलग किले हैं। तो इन सबको अब विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिए गए। कौन कौन है? सालहेर किला, ठीक है, नासिक में है ये सह्याद्री पर्वत का सबसे ऊंचा किला है। शिवनेरी किला पुणे में है, ये महाराष्ट्र में। लोहागढ़ पुणे महाराष्ट्र में है। खंडेरी किला रायगढ़ में है, ये द्वीपीय किला है ये। ठीक है, रायगढ़ एक किला भी है जो रायगढ़ जिले में है, और मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का यहीं पर राज तिलक हुआ था। 1674 में मराठा साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया था रायगढ़ में। अगला है राजगढ़, पुणे महाराष्ट्र में है। फिर है प्रतापगढ़ सतारा में। अच्छा, राजगढ़ जो है ना वो भी राजधानी रह चुकी थी मराठा साम्राज्य की, वो पहली राजधानी थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रतापगढ़ के बाद, फिर आता है सुवर्ण दुर्ग, ये रत्नागिरी में है। मुंबई और गोवा के बीच में अरब सागर में छोटे से द्वीप पर ये किला बना हुआ है। पनहाला किला है जो कोल्हापुर महाराष्ट्र में है ये। विजयदुर्ग, ये सिंधुदुर्ग जिले में है महाराष्ट्र में। और एक और है सिंधुदुर्ग, ओके, जो सिंधुदुर्ग जिले में है। अरब सागर में स्थित ऐतिहासिक समुद्री किला है ये। और 12वां जो है जिंजी किला है, ये तमिलनाडु में है, विल्लुपुरम जिले में है तमिलनाडु के, तो वो मराठाओं का ही किला था। तो इस तरीके से अब भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ना वो अब 44 हो गए हैं। इसको एक ही गिना जा रहा है। ठीक है, मराठा सैन्य वास्तुकला, ये परिदृश्य कहिए। ठीक है, तो अब इस तरह से 44 ये संख्या हो गई है। और अगर हम देखेंगे तो पूरी लिस्ट जो आप देख रहे हैं, ये सब कुछ, ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज ना, उन सब की लिस्ट यहाँ पर हम दे रहे हैं आपको। ये सब कुछ देख सकते हैं आप, PDF से डाउनलोड कर लेना। तो ये तो 24 हो गए। इसके अलावा अगर हम देखेंगे और, तो ये टोटल जो है ना वो 44 संख्या हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप। ठीक है, PDF में सब दिया हुआ है। और अगर सवाल हो कि अस्थायी यानी टेंटेटिव हेरिटेज कितने हैं, तो अब
62 हो गए, पहले 63 था, तो एक जो है ना वो चला गया किस में, वो चला गया अस्थाई में, यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बन गया वो, इसलिए वहाँ टोटल संख्या हो गई है 44 और यहाँ अब संख्या हो गई है 62। ठीक है, तो वो टोटल ये लिस्ट मैंने यहाँ पर भी दे दिया है। ओके, तो पॉज करके भी देख सकते हैं वीडियो को, या फिर पीडीएफ ले लेना, पीडीएफ से आपको पूरा कुछ मिल जाएगा, पूरा याद रख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन ले। वर्ल्ड हेरिटेज समिति ने अफ्रीका के किन धरोहर स्थलों को खतरे में विश्व धरोहर की सूची से हटा दिया है? आंसर को उपयुक्त सभी, ये सब कुछ। ठीक है, तो मेडागास्कर में है ये अत्सी नानाना के वर्षावन, मिस्र में है अबू मेना और लीबिया में है मेदा घदा मेस का ओल्ड टाउन, ये सब कुछ है। ठीक है, जुलाई में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्सला की मौत जुलाई 2025 में हो गई, तो वह किस टाइगर रिजर्व में रह रही थी? पन्ना टाइगर रिजर्व में रह रही थी। सबसे बुजुर्ग बताया जा रहा है, 100 साल से अधिक उम्र थी, तो 8 जुलाई को निधन हो गया है। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं और दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को। क्यों मनाया जाता है? तो आईसीसी की स्थापना की गई थी और 17 जुलाई 1998 को इंटरनेशनल ट्रीटी रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट साइन किया गया था, तो उसी से आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो द हेग में है, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है और थीम है युवाओं को एक निष्पक्ष और आशावान दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना, ये है थीम। अगला क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को और थीम है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। ये फोटो गलत लग गया हाथी का ठीक है, तो 15 जुलाई को मनाया जाता है और थीम है इस बार की एआई डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों? तो ये दिन जो है ना वो वैज्ञानिक डॉक्टर के.एच. अली कुन्ही और डॉक्टर H.L. चौधरी उनकी याद में मनाया जाता है, जो जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को भारतीय प्रमुख जो प्रजनन तकनीक का आविष्कार किया था, जिससे फिशरीज़ को लेकर काफ़ी बेहतर काम हो सका। ठीक है, मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ सका इसकी वजह से। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और 3 अगस्त की सुबह 9 बजे मैराथन वीडियो जरूर देखिएगा। जनवरी से लेकर जुलाई तक का टोटल करंट अफेयर्स होगा। ओके, और शार्प लर्निंग ऐप पर ना उसका मेंबरशिप प्लान भी है करंट अफेयर्स का, और 72nd यानी 72वें बीपीएससी का बैच हम लोगों ने शुरू कर दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं। 11 अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, एडमिशन शुरू है। ओके, बाय।